प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संगठन का आगामी सिद्धांत सत्ता व उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोग पद सोपान, आदेश की एकता और नियंत्रण के क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सत्ता व उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ेंगे। पद सोपान व्यवस्था तथा कानूनी आधार से युक्त प्रशासनिक संगठनों में अधिकार या सत्ता पद से जुड़ी हुई एक अविभाज्य अवधारणा है। यानी हम पद सोपान में देख चुके हैं कि जिसके पास जैसी पोस्ट है उसके अनुरूप उसको सत्ता मिलती है और उसकी उत्तरदायित्व भी तय किया जाता है। तो पद सोपान से जुड़ी हुई यह अवधारणा है। और सत्ता वह शक्ति या अधिकार है जो वैधता प्राप्त होता है तथा व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए कहते हैं कि सत्ता संगठन में वही स्थान रखता है जो मानव शरीर में आत्मा का है। बिना आत्मा के मानव शरीर निष्क्रिय है, तो बिना सत्ता के प्रशासनिक संगठनों में न निर्णय हो सकता है और न ही अधीनस्थों से कर्तव्य पालन करवाया जा सकता है। अथॉरिटी जरूरी है। साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन ने कार्य विभाजन तथा सत्ता को किसी भी संगठन के अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता माना है। वे कहते हैं कि जब कभी हम एक संगठन का ढांचा तैयार करते हैं तो हमें संगठन की प्रत्येक इकाई को एक स्थान देना होता है और उसके पश्चात इन स्थानों को कुछ श्रेणियों में संबंधित कर दिया जाता है। इन श्रेणियों को ही सत्ता की श्रेणियां कहते हैं। यदि हम पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखें तो हेनरी फेयोल कहते हैं, सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है। यानी कोई व्यक्ति यदि आदेश देता है और जिसको आदेश दिया गया है और उससे वो पालन करवाता है, तो कहने का अर्थ ये कि उसके पास सत्ता है। इसी प्रकार हर्बर्ट साइमन भी कहते हैं कि सत्ता मुख्यतः निर्णय लेने की शक्ति है और उससे दूसरे व्यक्तियों की क्रियाएं जो है निर्देशित होती है। तो कहने का भाव ये है कि निर्णय लेना, आदेश देना, ये सब सत्ता के रूप हैं और पालन करवाना भी उसी का एक रूप है। अब हम सत्ता की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सत्ता एक प्रबंध की अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। यानी हमारे को कहीं ना कहीं से सत्ता मिलती है। सत्ता निर्णय लेने, अधीनस्थों को कार्य सौंपने तथा अधीनस्थों से संतोषजनक कार्य निष्पादन की उपेक्षा रखने का अधिकार है। संगठन के उच्च स्तर पर सत्ता का क्षेत्र तथा प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मध्य तथा निम्न स्तरों पर आते आते ये संकीर्ण हो जाता है। सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं हैं। अब इसके बाद में हम सत्ता कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, अर्थात इसके कौन से स्रोत हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है कानून। लोक प्रशासन का आधार ही संविधान तथा सरकार द्वारा निर्मित विविध कानून हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में विधि का शासन है और कानून सर्वोपरि है। अधिकारों की उत्पत्ति का मूल स्रोत संविधान होता है। विधायिका के द्वारा समय समय पर बनाए गए अन्य अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियम एवं जारी किए गए आदेश भी कानून का रूप होते हैं। न्यायिक निर्णय, पहले के जो फैसले हैं वो उदाहरण जो हैं, स्वीकृत प्रक्रियाएं जो हैं, प्रशासनिक क्षेत्रों के जो कार्मिक हैं उनको वो अधिकार प्रदान करते हैं। परंपराओं से भी हमारे को सत्ता प्राप्त होती है। जिस प्रकार समाज में कई प्रकार की परंपराएं हैं, मानव व्यवहार को कुछ सुविधाएं तो कुछ अनुशासन प्रदान करती है, उसी प्रकार प्रत्येक संगठन समय के साथ अपने नियम, संहिता तथा कार्यविधि विकसित कर लेता है, जिसमें यह वर्णन रहता है कि किस परिस्थिति में किस अधिकारी ने क्या निर्णय लिया। धीरे धीरे यह सब संगठन की परंपराओं का रूप धारण कर लेता है। संगठन के नियम, प्रक्रियाएं तथा परंपराएं स्वतः ही सत्ता प्रदान करते हैं। परंपराएं संगठनात्मक मूल्यों का भी वो धीरे धीरे पर्याय या दूसरा रूप बन जाती है। तो परंपराएं भी सत्ता के स्रोत हैं। तीसरा स्रोत है प्रत्यायोजन, अर्थात उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को सत्ता सौंपना एक स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया है।
यह शासन के शीर्ष शिखर से प्रारंभ होकर नीचे तक जाती है। लिखित या मौखिक आदेशों से एक के बाद एक पद सोपानीय स्तर पर सत्ता क्या है आती जाती है, यानी उच्चाधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों को क्या है सत्ता सौंपता है, तो उससे भी क्या है नीचे के अधिकारी को सत्ता मिलती है, यही प्रत्यायोजन है। इसके पश्चात हम सत्ता के स्रोत संबंधी दृष्टिकोणों को देखते हैं। पहला है औपचारिक सत्ता दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि सत्ता का मुख्य स्रोत किसी भी देश का संविधान होता है। अधिकार सत्ता की वह अवधारणा जिसमें अधिकारों का प्रेषण सार्वजनिक स्थानों से व्यक्तिगत प्रबंधकों को होता है, वो क्या कहलाती है? औपचारिक सत्ता कहलाती है। वास्तव में शासन की सत्ता संविधान, विधायिका और जनता में निहित है, जिसे औपचारिक रूप से वे व्यक्ति मानते हैं जो सरकारी तंत्र में नियुक्त रहते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से यह सत्ता सचिवालय तथा सचिवालय से फिर अधीनस्थ कार्यालयों तक आती है। यानी जो कानून सम्मत संगठन हैं, विधि द्वारा निर्मित संगठन जो हैं, संरचनाएं जो हैं, उनमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके पास जो सत्ता है वो क्या है? औपचारिक सत्ता है। दूसरी आती है स्वीकृति दृष्टिकोण के अंतर्गत सत्ता। सत्ता का स्वीकृति दृष्टिकोण अधीनस्थों को केंद्र बिंदु मानता है। इस दृष्टिकोण में मानव संबंध, व्यवहारवाद तथा व्यवहारिकता का पुट ज़्यादा रहता है। स्वीकृति विचारधारा के समर्थकों के अनुसार औपचारिक सत्ता नाम मात्र की सत्ता होती है, क्योंकि जब तक सत्ता या आदेश अधीनस्थों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तब तक वह क्या है? अर्थपूर्ण नहीं बन सकता है। हर्बर्ट साइमन तथा चेस्टर बर्नार्ड इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। यदि उच्चाधिकारी ने आदेश दिया तथा अधीनस्थों ने नकार दिया तो वह आदेश तथा अधिकार शून्य के समान है, अतः स्वीकृति महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण के अनुयायी औपचारिक सत्ता को अधिनायकवाद के रूप में देखते हैं, जो संगठन में स्वामी सेवक का वातावरण बनाती है। इसके पश्चात आता है सक्षमता दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण व्यक्ति के गुणों तथा योग्यताओं को सत्ता का स्रोत मानता है। यह विचारधारा यह मानकर चलती है कि योग्य तथा सक्षम व्यक्ति स्वतः ही नेतृत्व संभाल लेते हैं, भले ही उन्हें संगठन में कोई विशिष्ट पद न दिया गया हो, क्योंकि व्यक्ति के तकनीकी गुण तथा व्यक्ति की प्रभावशीलता अधिकार का क्या है? स्रोत बन जाती है। तो जो व्यक्ति सक्षम है, वो योग्य है, वो अपने आप क्या है? नेतृत्व ले लेता है और उसके पास वैसे ही उसके हिसाब से सत्ता आ जाती है। मैक्स वेबर ने भी सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। परंपरागत सत्ता, इसके अंतर्गत जो परंपराएं हैं या ऐसे संगठन जो हैं परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो सत्ता मिलती है वो परंपरागत सत्ता है। जैसे परिवार में जो सत्ता है वो एक परंपरागत सत्ता का रूप है। चमत्कारिक सत्ता जो है वो सक्षमता दृष्टिकोण से ही मिलता जुलता है। जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व और योग्यता मतलब ज़बरदस्त है, अपने आप में एक चमत्कारिक ढंग से हैं, तो वो क्या है? उनको सत्ता मिल जाती है, लोग उनका कहना मानते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, वो एक चमत्कारिक सत्ता के उदाहरण है। इसी प्रकार वैध तार्किक सत्ता जो है ये वर्तमान में चल रही है। अभी जो भी हो रहा है वो वैध तार्किक सत्ता के द्वारा होता है, क्योंकि वैध का मतलब क्या है? कानूनी आधार होता है। कानून में उनको क्या है? शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और इसलिए क्या है? वो वैध है। इसलिए वो तार्किक इसलिए है क्योंकि उसको क्या है? गुणा अवगुणों के आधार पर हम क्या है? विश्लेषित कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है? तार्किक है। तो इस प्रकार से सत्ता के 3 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं: परंपरागत सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और वैध तार्किक सत्ता। प्रशासन में हम देखें तो मोटे तौर पर 3 प्रकार की सत्ताएं आम रूप से हमारे को देखने को मिलती है। एक तो है सूत्र सत्ता, लाइन अथॉरिटी कहते हैं। शासन में सत्ता का सर्वाधिक प्रयोग सूत्र अभिकरण, अर्थात जो नीति निर्माण करते हैं, जो नियंत्रण करते हैं, वो क्या है? सूत्र सत्ता कहलाती है। सूत्र सत्ता समस्त उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थों के मध्य क्या है? व्याप्त रहती है। यदि आदेश का एकता का उल्लंघन न किया जाए तो यह सत्ता उच्च स्तर से निम्न स्तर तक आती है। सूत्र सत्ता आदेश देने की सत्ता है, अर्थात जो व्यक्ति आदेश देता है, जो व्यक्ति निर्णय लेता है, वो सूत्र है, सूत्र सत्ता उसके पास। यह वह अंतिम सत्ता है जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित नियंत्रित करती है और उन्हें संगठन के लक्ष्यों, निर्णयों, नीतियों तथा कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करने को कहती है।
यह संगठन को क्या है, क्रियाशील बनाती है। स्टाफ सत्ता जो आदेश मिले हैं उनको लागू करती है, वो उनका पालन करती है। स्टाफ सत्ता सेवा करने वाली सत्ता है। यह सत्ता अन्य व्यक्तियों को परामर्श देने और सहायता पहुंचाने का अधिकार भी रखती है। उच्चाधिकारियों को सूचनाएं देना, उनको परामर्श देना, उनको सहायता देना, ये भी क्या है, स्टाफ सत्ता है। तो ये जो अधिकार है उनको परामर्श देने का, सहायता पहुंचाने का, वो क्या है, स्टाफ सत्ता है। यह अन्य व्यक्तियों के लिए निर्णय लेने की सत्ता नहीं है। ये निर्णय नहीं लेते, ये क्या, सहायता देते हैं, परामर्श देते हैं, सूचनाएं देते हैं। सूत्र सत्ता में सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि स्टाफ सत्ता में प्रवाह क्या है, किसी भी ओर हो सकता है। यह परामर्श, सूचना और सहायता देने के लिए कार्यरत संगठनों में विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार से यह एक क्या है, स्टाफ सत्ता है। इसके बाद आती है क्रियात्मक सत्ता। ये क्या है, सूत्र और स्टाफ के बीच की प्रकृति से युक्त होती है। क्रियात्मक सत्ता कार्य या क्रिया विशेष से जुड़ी होती है। यह सत्ता निर्णय ले सकती है, क्रियात्मक सत्ता को निर्णय की सकती है, लेकिन एक विशेष और सीमित क्षेत्र में, जो उसे निश्चित किया गया है, जहाँ तक बताया गया वहीं तक। यह सत्ता आदेश की एकता का उल्लंघन करती है, क्योंकि सत्ता उसी व्यक्ति में समाहित मानी जाती है जो किसी विशेष कार्य से संबंधित हो। ऐसे में यह कार्यकारी अधिकारी के कार्यभार में वृद्धि कर सकती है और सूत्र सत्ता में क्या है, कमी ला सकती है। थियो हेमन ने इसको क्या है, क्रियात्मक सत्ता को सीमित सत्ता का नाम दिया है और इसको क्या है, सावधानी से ही उपयोग में लेना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। इसके पश्चात हम सत्ता के कार्यों के बारे में देख लेते हैं। सत्ता उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि अगर सत्ता होगी तो जिम्मेदारी भी होगी। बिना जिम्मेदारी के सत्ता बड़ी खतरनाक है। और जिम्मेदारी दे दी, उत्तरदायित्व दे दिया, लेकिन सत्ता नहीं दी तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या है, सत्ता और उत्तरदायित्व एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सत्ता उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करती है। सत्ता निर्णय लेने की विशेष दक्षता को प्रोत्साहित करती है। सत्ता होगी तो निर्णय भी लेगा, उससे क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, व्यक्ति दक्ष होता जाता है। संगठन को विविध क्रियाओं में समन्वय भी स्थापित करती है सत्ता। तो ये जो 3 कार्य हैं, ये हर्बर्ट साइमन ने बताए थे सत्ता के। इसके अलावा भी सत्ता व्यक्तिगत कार्यों के समाज का संगठन द्वारा स्थापित आदर्शों के साथ एक रूपता स्थापित करती है। सत्ता द्वारा किए गए निर्णयों में बुद्धि, योग्यता एवं कौशल का समावेश होता है। अतः सत्ता जो है वो क्या है, प्रभाव भी पैदा करती है, क्योंकि सत्ता के द्वारा लोग क्या है, प्रभावित होते हैं। सत्ता नियंत्रण, निर्देशन और अनुशासन स्थापित करने का साधन है। अब हम सत्ता और शक्ति में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। शक्ति किसी कार्य करने की क्षमता या योग्यता है, जबकि सत्ता क्या होता है, दूसरों से कार्य करवाना होता है। मतलब मैं काम कर रहा हूँ मेरी कैपेसिटी से, तो वो मेरी शक्ति है। लेकिन जब मैं किसी का आदेश मानकर काम करता हूँ तो वो जो मुझे आदेश दे रहा है उसके पास सत्ता है। तो फिर भी हम क्या, इसका अर्थ थोड़ा देखते हैं। ये परीक्षा में भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। पहला अंतर है कि सत्ता उन सभी अधिकारों का योग है जिनका प्रयोग संगठन में दूसरों के कार्यों को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। यानी यदि हम दूसरों के कार्यों को निर्देशित कर रहे हैं, उनको आदेश दे रहे हैं, तो वो क्या है, सत्ता है, उसमें सारे अधिकार आ जाते हैं। जबकि शक्ति क्या है, वह योग्यता है जिसका उपयोग दूसरों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करने तथा वांछित व्यवहार के लिए दंड या पुरस्कार देने हेतु किया जाता है। सत्ता वैधानिक है, जबकि ये क्या है, शक्ति अनौपचारिक है। इसका क्षेत्र क्या है, संकुचित होता है, और शक्ति का क्षेत्र क्या है, व्यापक होता है। और सत्ता जो है उसको वैध होना आवश्यक है, इसके लिए वैधता की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रवाह जो है सत्ता का, वो उच्च से निम्न की ओर होता है, जबकि इसमें क्या है, नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकता है। इसका प्रत्यायोजन कर सकते हैं सत्ता का, शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं होता है।
सत्ता के स्रोत, कानून, परंपरा, प्रत्यायोजन, अधीनस्थों की स्वीकृति, कई बार स्वयं सत्ता का उदय करता है। और शक्ति जो है वो उसका उदय ज्ञान, योग्यता, व्यक्तित्व, धन तथा रिलेशन जो है उनसे होता है। तो इस प्रकार से सत्ता व शक्ति में क्या है, अंतर है। अब हम थोड़ा सा उत्तरदायित्व का हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में।